दोस्तों, आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक के एक संघर्ष भरी सफर की है। ये कहानी घोर संघर्ष के आगे अटूट साहस की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कहा जाता है कि आजाद भारत में पंडित नेहरू और इंदिरा के बाद कोई प्रिय प्रधानमंत्री हुआ है तो वो है नरेंद्र मोदी। हालांकि दोस्तों, इनका व्यक्तित्व जितना फेमस है, इनका राजनीतिक जीवन उससे कई गुना ज्यादा विवादों से भरा पड़ा है। लेकिन इनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि जो इनको पसंद नहीं करते वो भी इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाते। तो आखिर एक चाय वाले के रूप में शुरू हुआ जिंदगी का सफ़र उनको दुनिया में सबसे मजबूत नेता की पोजीशन पर कैसे लाया, एक सन्यासी बच्चा भारतीय राजनीति के सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी के जिंदगी के रोमांचक सफर से जुड़े सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 1950। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के बड़नगर गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लिया। उनके माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। वो बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और नरेंद्र मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे। जहां वह ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफ़ी अच्छी हो गई। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में भी काम किया करती थीं। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग वडनगर से ही की। वे बड़ी शौक से स्कूल जाते थे। हालांकि वह पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन दोस्तों उनको थिएटर और स्पोर्ट में भाग लेने का बहुत शौक था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत से भरपूर रहता था। वो बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करता था जिससे वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहाँ मगरमच्छ का बच्चा मिला जिससे बहुत बहादुरी से उठाकर वो घर लाए, लेकिन माँ के समझाने पर उन्होंने उसे वापस झील में छोड़ दिया। खैर, नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वो अक्सर खाली समय में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको इतिहास पढ़ने का भी बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुरानी न्यूज़पेपर मांग कर पढ़ा करते थे। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया जब वो अपनी हिंदी टीचर चंद्रकांत देव से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन वडनगर की एक शाखा में लक्ष्मण राव इमामदार, जिनको सब वकील कहते थे, वो आरएसएस के लोगों को वहां संबोधित करने वहां पहुंचे। उनके शब्दों से नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावित हुए। इस दौरान 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारत के हार ने मोदी जी को झकझोर दिया। इसके चलते उनका देश के प्रति प्रेम और बढ़ गया और इसी के बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने की ठानी। हालांकि उनकी कद काठी एनसीसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन उनके कमिटमेंट को देखते हुए उनके फिजिकल टेस्ट लिए गए। तब उन सब में उन्होंने बाजी मार ली। दोस्तों, इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की एक और खूबी थी, उनको साफ सुथरे कपड़े का बहुत शौक था। हालांकि वो बहुत महंगे पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन जो भी पहनते वह बहुत साफ सुथरा हुआ करता था। ये उनके पर्सनालिटी में आज भी साफ झलकता है। दोस्तों, इसी दौरान लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी यशोदाबेन चमनलाल के साथ शादी कर दी गई। इस बीच उन्होंने भी देश के जवानों की खूब सेवा की। दोस्तों, 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान सैनिकों के साथ उनका लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि वह वडनगर रेलवे स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन में उनको चाय और खाना पहुंचाया करते थे। यानी उनमें छोटी से ही उम्र में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। धीरे धीरे वे और भी विचारशील होते गए
वे अपना ज़्यादा समय लाइब्रेरी के बीच किताबों के साथ बिताने लगे। वे अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे, साथ ही वह घर से बाहर निकलकर जीवन की सही अर्थ खोजना चाहते थे। दोस्तों, उनका मानना था कि वह घर परिवार में उलझकर वे ये नहीं कर पाएंगे। शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। आगे चलकर उन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रखा। दोस्तों, अनिकेत का अर्थ होता है कि जिसका कोई घर नहीं। खैर, घर से निकलकर वह सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुँचे, लेकिन दोस्तों वहाँ उनको दीक्षा नहीं दी गई। असल में रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, लेकिन मोदी जी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। वहाँ के लोगों ने उनको समझाया कि अभी उनकी उम्र परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने की है। इतनी कम उम्र में इतना कठिन जीवन ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों उन्होंने तो ठान लिया था। तो इसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में घूमते हुए गुजारे। कोलकाता से उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहाँ से अल्मोड़ा के बाद केदारनाथ, फिर वहाँ से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वो गुजरात की ओर गए। दोस्तों, 1969 के आसपास वो वडनगर में फिर से वापस आए। उनके जीवन की वजह से घर में दुख और शिकायत का माहौल छाया हुआ था, लेकिन दोस्तों इससे पहले ये इमोशन इनको कमज़ोर करे, मोदी जी एक बार फिर सबसे अलविदा लेकर अपनी तलाश में निकल पड़े। इस बार वो सीधा अहमदाबाद गए। यहाँ पर उन्होंने कुछ दिन अपने मामा के पास उनकी चाय के कैंटीन पर काम किया और इस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर पर आना जाना लगा रहता था। दोस्तों, वहाँ उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब से हुई और वहीं से उनकी आरएसएस की जर्नी की शुरुआत हुई। एंट्री इनटू आरएसएस। दोस्तों, जब वकील साहब की नज़र जब नरेंद्र मोदी पर पड़ी तो उन्होंने उनमें बहुत सी खूबियाँ नोट की। वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहमदाबाद पहुंचकर वकील साहब अपने आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर में मोदी जी के रहने के सभी अरेंजमेंट करा दिया। दोस्तों, 1971 में 18 साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और यहाँ उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब वह अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। इस समय उन्होंने गुजरात के कोने कोने में अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसकी वजह से उन्हें लोगों के दुख दर्द की समझ बहुत अच्छे से होने लगी। आरएसएस में भी वह दिन रात लोगों के बीच जमकर मेहनत किया करते थे। मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना, ऑफिस की सफाई करना, ये सब उन्हीं के जिम्मे था। इस दौरान मोदी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस समय वकील साहब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि वकील साहब का मोदी जी के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी बताते हैं कि उन्होंने अपना यूथ ज़्यादातर वकील साहब के साथ ही बिताया। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मोदी जी का मार्गदर्शन किया। ये आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी बने। खैर, 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान जब आरएसएस जैसी संस्थाओं को बैन कर दिया गया, उस समय भी मोदी जी अपने काम से पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इस इमरजेंसी का विरोध करने की अहम जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसके बाद उनका आरएसएस ओहदा पहले से कई गुना बढ़ गया। दोस्तों, 1978 में उनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कुछ समय सूरत और बड़ोदरा में काम करने के बाद 1979 में उन्हें आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। दिल्ली में कुछ समय बाद वह गुजरात लौटे। इस दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष माँ गुजरात। इस बुक में उन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को बहुत गहरे से डिस्कस किया। दोस्तों, 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से अपना ग्रेजुएशन भी खत्म किया। 1985 में आरएसएस ने उनके कमिटमेंट और हार्ड वर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। दोस्तों, 1987 में उन्होंने बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। बीजेपी के सीनियर लीडर उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इस दौर में वे अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त वह उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में भी वाजपेयी जी की झलक दिखती है।
खैर कुल मिलाकर मोदी जी जहां भी गए वहां के लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। और दोस्तों 1990 में उनको बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट किया गया। अपनी इसी रोल के चलते 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भव्य रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया। सोमनाथ मंदिर से मुंबई तक चली इस यात्रा में मोदी जी ने आडवाणी जी के सारथी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रेटजी तैयार की। इसी के चलते 1995 में बीजेपी में गुजरात की मेजोरिटी के साथ जीत हासिल की। अपने इस योगदान के कारण मोदी जी 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। यानी उनकी काबिलियत की बदौलत बीजेपी में भी उनको बहुत तेजी से काबिलियत हासिल हुई। दोस्तों इसके बाद मोदी जी के जीवन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल टर्न आया 2001 में। 2001 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल को इस पोजीशन पर रिप्लेस किया। असल में केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों बहुत खराब रहती थी। ऐसे में इस पद के लिए डिजर्विंग कोई व्यक्ति था तो वो थे नरेंद्र मोदी। इसी दौरान गुजरात में अचानक एक घटना हुई। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा राइट की। ये पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादित विषय था। विपक्ष ने इस विषय को लेकर मोदी जी पर कई सवाल उठाए, लेकिन हाल ही में उन्हें और उनकी पार्टी को इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद वह लगातार 3 बार सीएम के पद पर नियुक्त होते रहे। सीएम रहते हुए उन्होंने गुजरात में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर बहुत तेजी से ग्रोथ किया। हालांकि गुजरात हमेशा से इंडिया की डेवलपमेंट स्टेट में से एक रहा है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस स्टेट के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए। 2001 से 2010 तक गुजरात ने 10.9% का ग्रोथ रेट अचीव किया, जो उस समय सभी स्टेट में सबसे ज़्यादा था। इस दौरान उन्होंने स्टेट में करप्शन खत्म करने के लिए भी बहुत काम किया। गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को देखकर उनका नाम पूरे देश में चमचमाने लगा। इस दौरान वे केवल बीजेपी के ही नहीं, पूरे देश में एक स्ट्रांग लीडर के रूप में सामने आया। 2014 में उन्होंने वाराणसी से अपने पहले लोकसभा इलेक्शन लड़े। इस इलेक्शन में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी की चाय की दुकान से लेकर पीएम बनने का सफर लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है। मोदी जी की कहानी लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति अटूट विश्वास जगाती है। लोगों को उनमें एक ऐसा आदमी दिखता है जो उनके दुख दर्द भी समझता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल लाइफ में कामयाबी हासिल करनी शुरू की, उनका परिवार सत्ता के गलियारों से हमेशा दूर रहा है। 2014 हो या 2019 पीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वे कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। देश का हर नागरिक उनका भाई और बहन है। उनका जो भी कुछ है उनके देशवासियों का है और अपने देश के नागरिकों के साथ उनका ये अटूट कनेक्शन आज उनके सक्सेस का सबसे बड़ा वजह है। ये नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों का संपूर्ण विश्वास ही है, जिसकी वजह से 2014 और 2019 में देश की जनता दुनिया के सबसे ज़्यादा मत देकर विजयी बनाया। अगर हम उनके 10 सालों के कार्यकाल पर नज़र डालें तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को हटाना और देश के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती कि पीएम मोदी ने हमेशा खुद को स्ट्रांग डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर लीडर की तरह ही जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर मोदी जी के साथ एक ऐसी इक्वेशन शेयर करते हैं जो शायद ही इंडिया के किसी और पीएम के साथ शेयर की गई। जब भी वह किसी और देश में किसी इवेंट के लिए जाते हैं तो वहां की गवर्नमेंट और लोगों के बीच जो क्रेज देखने को मिलता है वह अद्भुत है। पीएम मोदी ने इंडिया के डोमेस्टिक फाउंडेशन को मजबूत कर ग्लोबल स्टेज पर इमर्जिंग सुपर पावर का दर्जा दिलाया है, जो आज हर भारतवासियों के गर्व की बात है। जय हिंद।